नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम जीएस के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से जीएस के सवालों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये मिसलेनियस प्रकार के सवाल हैं, इसमें आपको हर तरीके के सवाल जो है देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इन सवालों को। और ये सारे के सारे सवाल जो है प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी के सभी जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इन सवालों को और हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? अगर आपने लाइव सेंसस रिपोर्ट पढ़ी होगी, यानी जो पशुधन गणना की जो रिपोर्ट आती है, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो उससे सवाल है और आपको उसमें पता भी चल जाएगा कि संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है। तो देखो भाई, इसका जो जवाब है वो है भैंस। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में जितना भी दूध होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन भैंसों के द्वारा ही होता है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो पूरे के पूरे दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ध्यान रखेंगे, संपूर्ण दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि भैंसों के दूध में भी भारत का पहला स्थान है, लेकिन अगर हम देखें कि गाय के दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो गायों के दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन है यूएसए का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। घी अथवा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ये सवाल लेखपाल 2015 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग लेखपाल एग्जाम के लिए। इसका जो जवाब है वो है कैरोटीन। ठीक है, ये कैरोटीन है इसका जवाब। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नहर सिंचित राज्य है? ध्यान रखेंगे, नहरों के द्वारा सिंचाई। ठीक है, ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है। नहर सिंचित राज्य कौन सा है? और यूके SSSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ये उत्तराखंड जो चयन आयोग है उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसका जो जवाब है विद्यार्थियों वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है सबसे बड़ा नहर सिंचित राज्य है। और राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर बहती है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है, जो राजस्थान के लिए, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी की सप्लाई करती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी राज्य से होकर के गुजरती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकलती है, किस बैराज से निकलती है, किस राज्य से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा, इसमें यह भी हम ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कौन सा है। अगर हम परसेंटेज देखें कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अधिकतम इलाका संचित है, तो वो है विद्यार्थियों पंजाब। ध्यान रखना, पंजाब का तकरीबन 98% हिस्सा जो है सिंचाई से युक्त है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो मोस्टली सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है। ध्यान रखना, ये पेपर में सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। नलकूप यानी जिन्हें हम ट्यूबवेल कहते हैं, तो यूपी में ट्यूबवेलों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ध्यान रखा जाए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? ROARO 2013 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी विद्यार्थियों 1970 में। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये लेटेस्ट सवाल है, क्योंकि ये डाटा जो है हर साल तकरीबन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो ऐसे में इसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है। खाद्यान्न उत्पादन में अनाज की अगर हम बात करें तो अनाज उत्पादन में जो सबसे बड़ा राज्य है अभी, वो है चीन। चीन नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहला अगर पूछेगा तो पहला है चीन का। ठीक है, चीन में आबादी ज़्यादा है तो इसलिए उसकी ये मजबूरी हो जाती है कि वह खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा करे। तो हम ध्यान रखेंगे खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है चीन का, और भारत का स्थान हम ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट डाटा है, भारत का स्थान है दूसरा। चलिए अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण, ROARO 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ठीक है, यानी वो कौन सी रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट को, मतलब जो क्रेडिट के लिए रेटिंग देती है कि कौन सी कंपनी जो है क्रेडिट के मामले में बढ़िया है, इसके बारे में वो रेटिंग देती है। तो इसका जवाब है ICRA। ध्यान रखना, ICRA इसका जवाब है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ICRA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो ICRA है इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर को हम अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन है आपके पास निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या सेवा कर। यूपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली आप पे करो, ठीक है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप डायरेक्टली पे करते हो वो डायरेक्ट टैक्स हैं, और जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, या मान लीजिए आपने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा या कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, है ना। तो जब आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो उस चिप्स के पैकेट पे ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स लगकर आ रहा होता है। तो जब आप उस पैकेट को खरीदते हो, जब आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो या आप एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, तो आप ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो हमें जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उस पर ऑलरेडी लग के आता है। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली पे करते हैं सीधे सीधे, जैसे निगम कर इसका बढ़िया उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। जो निगम कर होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये इसका बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स है, आयकर जिसे कहा जाता है, तो आयकर भी अपने आप में क्या है? आयकर भी अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निगम कर। बाकी ये जो है आपके, ठीक है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमती निकलती है? लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है, गोमती का उद्गम स्थल। और अभी जो हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं उसमें ये बाकायदा हमने बताया है, ठीक है। आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोमती कहाँ से निकलती है, प्रश्न ये है। तो गोमती निकलती है भैया पीलीभीत से, ठीक है। ये मैंने अपने जो नदी वाला जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, पीलीभीत में भी कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है, ध्यान रखना, फुलहर झील। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानों से निकलती है, ठीक है। ऐसी हिमालयी नदी जो मैदानों से निकल रही है, मतलब गंगा की ऐसी सहायक नदी जो मैदानों से निकल रही है, तो वो आपका गोमती नदी ही है। और गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है लखनऊ शहर। और गोमती नदी जो है गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? यूपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो देखो प्राणहिता भी इसकी सहायक नदी है, इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है, पूर्णा भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन दामोदर इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। दामोदर बहती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये बहती है, पश्चिम बंगाल में जाकर के ये विलीन हो जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में, हम ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण भारत में ये बहती ही नहीं है दामोदर, तो गोदावरी की सहायक कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो दामोदर नदी गोदावरी की सहायक नहीं है, पश्चिम बंगाल में बहती है। और इस नदी को पहले कहा जाता था बंगाल का शोक, ध्यान रखना, ठीक है। बंगाल का शोक किसको कहते थे? दामोदर नदी को कहते थे, क्योंकि बाढ़ वगैरह आती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो दामोदर नदी जो है अब उतनी खतरनाक नहीं रही है जितनी पहले थी। लेकिन हाँ, बोला जो है अब भी जाता है कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिव समुद्रम झरना किस नदी पर स्थित है? रेलवेज में पूछा गया प्रश्न है, आप नीचे आंसर भी देख पाएंगे। तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम झरना, या शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ग्रहों के टुकड़ों के छोटे समूहों जो सीमित होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, यानी सिंपल सा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, इन बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर में सौरमंडल वाला वीडियो देखा होगा, सौरमंडल वाला लेक्चर लिया होगा, तो बड़ी आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसका आंसर क्या है विद्यार्थियों? इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह, जिन्हें कहा जाता है आपका, ये हैं आपके क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड इन्हें कहते हैं। और ये जो एस्टेरॉयड होते हैं ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जुपिटर, इनके बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और ये भी इन दोनों ग्रहों के बीच में सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनकी लोकेशन कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यूपी पुलिस 2013 2018 दोनों में पूछा गया प्रश्न है।
ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो ग्रह के नियम हैं इन्हें दिया था केपलर ने। आपने शायद इनको इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आपने इनको पढ़ा होगा। ग्रह संबंधी नियम 3 नियम दिए थे केपलर ने, शायद वो आपको याद होंगे। ठीक है, तो ग्रह संबंधी नियम किसने दिए हैं? केपलर ने दिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे अजमेर शहर स्थित है लूनी नदी के किनारे। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि अजमेर शहर में किस सूफी संत की दरगाह है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अजमेर शहर में कौन से सूफी संत, कौन से चिश्ती संत जो हैं इनकी दरगाह यहाँ पर मौजूद है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गोशाल द्वारा की गई थी? इनका वैसे पूरा नाम है मक्खली गोशाल पुत्र। और ये जो सवाल है PCS 2005, 2009, 2010 इन तीनों बार ये पेपर में आया हुआ है। और किस दर्शन से जुड़े हुए हैं मक्खली गोशाल पुत्र? तो मैं आपको बता दूं ये आजीवक दर्शन से जुड़े हुए हैं। ये आजीवक जो संप्रदाय है इसके संस्थापक माने जाते हैं मक्खली गोशाल पुत्र। और ये जो आजीवक संप्रदाय है पूर्णतः भाग्यवादी है। ध्यान रखेंगे ये एक भाग्यवादी संप्रदाय है, यानी ये पूरी तरह से भाग्य में भरोसा करता है। यानी इनका कहना है कि कर्म करने से कुछ नहीं होता, आपको आपके भाग्य में जो किस्मत में लिखा होगा वही आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ज़्यादा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यानी निष्क्रियता को बढ़ावा देता है आजीवक संप्रदाय, और इसके जनक माने जाते हैं मक्खली गोशाल पुत्र। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।